दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये देश के इम्तिहान का वक्त है, क्योंकि इस देश के भीतर में आर्थिक परिस्थितियां इतनी नाजुक कभी नहीं थी। इस देश के भीतर में बैंक इतने कंगाल कभी नहीं थे। इस देश के भीतर में संवैधानिक स्वायत्त संस्थाएं इतनी कमजोर कभी नहीं थी। इस देश के भीतर में औद्योगिक उत्पादन इतना नीचे कभी नहीं गिरा था। इस देश के भीतर में बेरोजगारी इस हद तक कभी नहीं बढ़ी थी। इस देश के भीतर में असंगठित क्षेत्र में 2 जून की रोटी मुहैया कराने की त्रासदी को भोगते लोगों की करोड़ों की तादाद इतनी बुरी स्थिति में कभी नहीं थी। और इस देश के किसानों का दर्द इस रूप में कभी उभरा नहीं था। और इस दर्द के पीछे की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इस देश के भीतर में जिस राज्य के किसानों को सबसे रईस माना जाता है, वही मानकर चल रहा है कि उसकी जमीन नीचे से खींच ली जा रही हो। तो क्या यह देश के इम्तिहान का वक्त नहीं है, जहां पर इस देश की राजनीतिक सत्ता अपनी उंगलियों पर सिस्टम को नचाती हो, इस देश के संविधान को भी अपने अनुकूल परिभाषित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव रखती हो, और देश के संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं को भी अपने अनुकूल करने के लिए एक अजीबोगरीब परिस्थितियां इस देश में लगातार पैदा करती चली जा रही हो। और नारा एक ही हो, जनता ने हमें चुना है। केंद्र में भी हमें चुनती है, राज्यों में भी हमें चुनती है, और अब तो पंचायतों में भी हमें चुनती है, और नगर निगम के चुनाव में भी हमें ही चुनती है। तो फिर हमसे बेहतर कौन हो सकता है? शायद इस देश को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि किसानों का आंदोलन एक ऐसे वक्त इस देश में उभरा है जब देश के भीतर में कमोवेश हर क्षेत्र में एक संकट है, एक मुश्किल हालात है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि पंजाब के किसान तो सबसे ज्यादा कमाते हैं। हमें लगता है कि आज सरकारी आंकड़ों को ही आपके सामने बता दें, क्योंकि इस देश के भीतर में इतनी रईसी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी जितनी रईसी मौजूदा वक्त के प्रधान सेवक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, वो कर रहे हैं। इस देश के भीतर में राजनीतिक जीत भी मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री की तरह किसी नेता को नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, जो मॉडल मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी का है, इस मोदी मॉडल की एक परिभाषा गुजरात में गढ़ी गई, और गुजरात के बाद वह देश में गढ़ी जा रही है। तो हमें लगता है कि आज गुजरात के मॉडल को भी आप समझ लीजिए, और उसके बाद इस देश को परिभाषित कैसे करना है और किसान आंदोलन का मतलब क्या होगा, यह आप खुद अपने हिसाब से तय कीजिए। पंजाब का किसान सबसे ज्यादा पाता है। एक महीने में उसकी आय, जो सरकारी आंकड़ा कहता है, उसके मुताबिक 18,059 रुपए एक महीने में उसकी कमाई है। यानी एक साल में उसकी कमाई 2,16,708 रुपए है। यह पंजाब के किसानों की कमाई है। आपको जानकर हैरत होगा कि इस देश के प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री एक बरस में बीते 5-6 वर्षों से अपने प्रचार पर जितना खर्च करते रहे हैं, उस एक बरस की रकम को पाने के लिए पंजाब के किसानों को 4,500 साल मेहनत करनी होगी। जी, लगभग 100 करोड़, एक्यूरेट चाहिए तो 98 करोड़ 48 लाख रुपीस 2014 से 2019 तक। इन 5 बरस में जो खर्च किया गया हर बरस, वो उसका आंकड़ा है। अगर आप सबको जोड़ दीजिएगा तो यह आंकड़ा बनता है कुल मिला के 5,909 करोड़ सिर्फ प्रचार में खर्च किया गया। हम इस बात का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश को लेकर चिंता किसे होनी चाहिए? जिसके पास सारे अधिकार हो, चिंता उसे ही होनी चाहिए। और हमने तो पंजाब के किसानों का जिक्र किया, लेकिन इस देश के भीतर में जो औसत किसानों की आय है वह कितनी है? वह एक महीने में 6,426 रुपए है। यानी एक साल में वह लगभग 77,112 रुपए होती है। यानी 77,112 रुपए इस देश के किसानों की औसत आय, उसको एक साल में यह कमाई है। तो इस देश के प्रधानमंत्री अगर 100 करोड़ रुपया अपने प्रचार में एक बरस में उड़ा देते हैं, तब तो उसको 13,000 साल मेहनत करनी होगी, तब वो इतने पैसे कमा पाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे 2016 का तो बता कर गया, जो सरकार ने ही पेश किया। उसने कहा कि इस देश के 17 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर किसानों की सालाना आय सिर्फ 20,000 रुपए है। यानी हर महीने सिर्फ वो
₹66 ही कमा पाते हैं, लेकिन 20,000 रुपए साल के, यानी ऐसे किसानों को तो लगभग 50,000 साल तक मेहनत करनी होगी 100 करोड़ रुपए बनाने को लेकर। यह इस देश की सियासी मिजाज का एक चेहरा है। इसीलिए सवाल यह है कि जब आंदोलन चल पड़ा है तो क्या आने वाले वक्त में अगर सरकार नहीं झुकती है और सरकार अपनी बात पर अडिग रहती है तो इस देश के वह तमाम आंदोलन, जो सबसे बड़ा आंदोलन बेरोजगारी का इस देश में पैदा हो चला है, उसमें किसान का बेटा भी शामिल है, उसमें जो नौकरशाह और आईएएस बैठे हुए हैं ना लुटियंस के दिल्ली में और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पे, उनके बच्चे भी शामिल हैं। इस देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हो, वीसीज अलग अलग देशों के यूनिवर्सिटीज में हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास कोई विजन अगर नहीं है, सिर्फ एक विजन से आप काम कर रहे हैं कि पैसा हमारे पास कैसे आए और हम सियासत को कैसे अपने अनुकूल हाँक सकें और राजनीतिक सियासत को ही डेमोक्रेसी बताएं और उसी के कहे कथन को संविधान बताएं। ये कैसी दिशा में देश आ चुका है। तो इन बातों का जब हम जिक्र आपसे करते हैं तो देश में कंगाली की स्थिति मोदी मॉडल से ही आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोदी मॉडल ने अगर 2014 से 2019 तक, यानी इलेक्शन से पहले तक, पहले 5 वर्ष में 5,909 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी हर महीने वो लगभग 100 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर रहे थे, तो उसके बाद चुनाव के बाद इस देश की इकोनॉमी वाकई डामाडोल हो गई थी, पटरी से उतर गई थी। तो प्रचार कुछ कम हुआ, लेकिन कितना कम हुआ? 19-20 साल में भी, यानी 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में भी 713 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ इनके प्रचार पे खर्च हुए। इस लिहाज से देखिएगा तो तकरीबन 2 करोड़ हर दिन फिर भी खर्च हो रहे थे। कल्पना के परे है इस मॉडल के इर्द गिर्द। आप कहेंगे कि प्रचार तो हर प्राइम मिनिस्टर करता है। खाली एक यहां पर एक जानकारी दे दें आपको, प्रचार का यह रेशियो मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल पर भारी पड़ रहा है। ये 5 साल, यानी 5 साल में जो प्रचार किया गया वह 10 साल में जितना प्रचार हुआ था उससे भी ज्यादा। बाकी प्राइम मिनिस्टर्स का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इतना खर्च कभी नहीं किया। इसके बाद आइए कि आखिर वो मॉडल क्या कहता है, जिस मॉडल का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि बार बार हमने आपको जानकारी दी, पंजाब तक में किसानों की खुदकुशी हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लागत जो लगती है उस रूप में पैसा नहीं मिल पाता है। जो कर्ज लेते हैं उसको लौटा पाने की स्थिति एक फसल बर्बादी के बाद से ही शुरू हो जाती है। फसल बीमा भी काम नहीं करता है। जब ऐसी स्थितियां हैं तो हमें लगता है कि आज जिस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज आपको वहां लिए चलते हैं, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए हमें लगता है कि 2001 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2002 में दंगे हो गए, 2003 से लेते हैं और 2013 में इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया। तो 2003 से 2012 यानी 10 बरस का कच्चा चिट्ठा हमको लगता है आपको बताना चाहिए। इसलिए बताना चाहिए क्योंकि उस दौर में गुजरात में सबसे ज्यादा खुदकुशी हो रही थी। राज्य सरकार नहीं मानती थी, लेकिन एनसीआरबी मानती थी, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है वो मानता था। गुजरात की पुलिस भी कुछ मानती थी, कुछ अलग अलग विभाग भी मानते थे, केंद्रीय कृषि मंत्रालय भी मानता था, एनआरसीसी में डाटा भी माना, ना राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन ने भी डाटा माना, तो भी उसकी जानकारी आई कि हां खुदकुशी हो रही है। तो उन 10 बरस में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को क्या दे रहे थे? खुदकुशी से शुरू करते हैं, मौत का सिलसिला है। गुजरात में 2003 से 2012 यानी 10 बरस के बीच में एनसीआरबी का डाटा बोलता है 5,874 किसानों ने खुदकुशी की। गुजरात सरकार से पूछा गया कितनी खुदकुशी हुई, गुजरात सरकार ने कहा सिर्फ एक, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही किसान को मुआवजा दिया है। जो खुदकुशी हुई थी वो फसल बर्बाद होने के बाद कर्ज में डूब गया था, तो हमने सिर्फ एक किसान को ही मानते हैं खुदकुशी की, बाकियों को नहीं मानते हैं। यानी बाकी देश के तमाम राज्यों पर एनसीआरबी का डाटा चलेगा, लेकिन गुजरात में नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण इतना नहीं है। उसके बाद है गुजरात पुलिस से पूछा गया, जानकारी ली गई कितनी खुदकुशी हुई है, उन्होंने बोला 692। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सेंटर की यानी केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जरिए आरटीआई लगाने वालों ने उनसे पूछा कितनी खुदकुशी हुई, उन्होंने बोला 668। एनएचआरसी ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से पूछा आप बताइए, यानी आरटीआई में जानकारी दी 668, जब एनएचआरसी ने पूछा तो उन्होंने कहा 2,492 और एनसीआरबी का डाटा बोलता है 5,874।
अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में है, इस डाटा को छोड़िए, क्या वहाँ के किसानों की स्थिति वाकई नाजुक हो गई? क्या वहाँ पर किसानों के लिए जिस वक्त मोदी मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया? जो जानकारी आती है वो जानकारी डराने वाली है। इसलिए डराने वाली है क्योंकि कोई मुख्यमंत्री अगर 2001 से लेकर 2014 तक रहे, 12-13 साल रहे, तो उस राज्य में एक डैम तो बनाएगा। डैम भी नहीं बनाया गया, एक भी डैम नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए एक भी डैम नहीं बनाया गया। 5 बार वो गए जरूर सौराष्ट्र के इलाके में, नारियल भी फोड़ा गया, अब शायद फूटे हुए नारियल से पेड़ भी निकल गया होगा, लेकिन डैम नहीं बन पाया। हमें लगता है फेरिस्त को देख लीजिए। अजबा डैम, ये बड़ौदा के राजा महाराज सियाजी राव ने बनाया था। दंतीवाड़ा डैम, ये 1965 में बनाया गया था बनासकांठा में। धरोई डैम 1978 में बनाया गया था महसाणा में। धौली डैम ये 1995 में बनाया गया था झागड़िया शहर में। ढोली धाजा डैम ये 1959 में बनाया गया था, 1959 में सुरेंद्रनगर में बनाया गया था। यहां पे उस वक्त के मुख्यमंत्री ने कमाल का काम किया था, इस डैम को टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर एक पिकनिक स्पॉट जरूर डेवलप किया, वहां से कुछ कमाई हो जाए। पूंजी महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है। कडाना डैम 1989 में महिसानगर में बनाया गया। कल्पासर एक प्रोजेक्ट बनाया गया जो 1975 में सोचा गया और आज तक उस पे काम चल ही रहा है और माना जा रहा है वो 2023 तक पूरा होगा। यानी जिस मुख्यमंत्री जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं वो उस वक्त सोचते थे कि हम इतने फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, हम आगे की सोच लेते हैं, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब वो जानकारी लगातार दे रहे हैं कि हम तो आगे की सोच रहे हैं, तो हमें लगता है गुजरात लौट के पुरानी परिस्थितियों को इसीलिए टटोला जाए। वो आज तक नहीं बन पाया। कमलेश्वर डैम 1959 में बनाया गया था, इसको हिरेन डैम के नाम से भी जाना जाता है, यह विसावड़ार में बनाया गया था। खेडियारी डैम ये 1958 में बनाया गया, धारी में बनाया गया। माजूम रिजर्वायर 1984 में बनाया गया, कोई भी 2001 के बाद का जिक्र देखिए नहीं आ पा रहा है। ये मुदासा में बनाया गया। मिट्टी डैम 1983 में बनाया गया, ये कच्छ के इलाके में बनाया गया। नायका डैम 1997 में बनाया गया, ये सुरेंद्रनगर में बनाया गया। पनाम डैम ये 1999 में बनाया गया, महिसागर में बनाया गया। सरदार सरोवर डैम आपके जहन में जरूर आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर यह 17 सितंबर 2017 को जाकर फीता इन्होंने जरूर काटा था। वो ये नवागम केवड़िया के इलाके में, चूंकि ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, गुजरात के अलावे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान भी इसके हिस्से में आते हैं, तो बतौर प्रधानमंत्री ये काटने जरूर गए थे। लेकिन सच ये है कि 2 बरस पहले जिस समय वक्त ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन रहे थे, इस डैम में पानी ही नहीं बचा था, ऐसी स्थिति आ गई थी। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, यह भी एक सोचा गया, लेकिन यह आज भी इंप्लीमेंट नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको लॉन्च जाकर जरूर किया, लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। सुखी डैम ये 1987 में बनाया गया था, 78 में शुरू हुआ था, 87 में पूरा हुआ, ये वडोदरा का है। उकई डैम ये 1964 में सोचा गया था, 72 में बना, तापी नदी के किनारे है, तापी शहर में है। वेलिंगटन डैम जो जूनागढ़ में बनाया गया, ये अंग्रेजों के दौर का है, और उस वक्त वेलिंगटन जो थे, मार्कस वेलिंगटन, ये गवर्नर ऑफ इंडिया थे, इनके नाम पर बनाया गया। सवाल है कि वहाँ की स्थिति क्या है गुजरात की, जब हम डैम नहीं बनाया गया और इन सारी चीज़ों की स्थिति बता रहे हैं, और जब हम आपसे खुदकुशी की परिस्थिति बता रहे हैं, तो सिंचाई की व्यवस्था गुजरात में नहीं, नहरें नहीं, फसल बारिश पर निर्भर है, फसल बीमा मिलता नहीं है। उसके लिए हमें लगता है कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का जिक्र आपसे करना चाहिए, क्योंकि 2014 में जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन रहे थे, तब वहाँ पर एक सुत्रापाड़ा गाँव है सौराष्ट्र का, वहाँ पर एक दिलीप भाई के पिता जो थे, उन्होंने खेत में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पता चला कि उनके घर तक बिजली नहीं आती है, डीजल हर दिन 600 रुपये का लगता है, कर्ज लेना पड़ा, बारिश हुई नहीं तो उन्हें फसल खराब हो गई, उसके बाद कर्ज लिया, 80,000 रुपये कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं थे, तो खुदकुशी कर ली। ये एक मॉडल है गुजरात का, जिसकी जानकारी इसलिए जरूरी होनी चाहिए। इसी तरीके से एक पुरानी रिपोर्ट हमें और याद आ रही है, यह उका भाई रणमल भाई बरात की 65 बरस में फसल खराब हो गई थी, इन्होंने खुदकुशी कर ली। रंजीत सिंह 32 साल के थे, बिजली आई, पानी गायब है, पानी बोरवेल से निकालना पड़ता है, डीजल महंगा है, बिजली नहीं मिल, ये सारी स्थितियों से जूझता हुआ गुजरात है। लेकिन गुजरात मॉडल के भीतर का एक अनूठा सच और है, यहाँ पर जो सौराष्ट्र के इलाके में खास तौर से जो कपास होती है, कपास के किसानों को 2013-14 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि हम आपको दुगनी कीमत दिला देंगे कपास की। किसानों ने वोट दे दिया, लेकिन स्थिति ये हो गई कि 2014 में जितने की कपास ली जाती थी, आज की स्थिति में वह उसके आधे पर पहुंच गई है।
आप कहेंगे कितने पर पहुंच गई है? जो एमएसपी है किसान का, जो कपास का जो एमएसपी है इस देश के भीतर में, वह लगभग 5,500 रुपये है, लेकिन वहां पर कोई भी कपास 3,000 से ज़्यादा प्रति क्विंटल नहीं बिकता है। वहां पर 20-20 केजी के बंडल बनाए जाते हैं और किसान अक्सर मांग करते हैं कि ये 20-20 केजी के जो बंडल बन रहे हैं, इसको हम लोग को कम से कम 1,500 रुपये तो मिलने चाहिए। 2014 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से पहले कहा था आपको हम दिला देंगे, लेकिन स्थिति आज की यह है कि वहां 750 से 800 रुपये में 20 केजी कपास बिकता है। उसका एमएसपी जो है वो तकरीबन 1100 से 1200 रुपये के बीच में है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। ये 20-20 केजी के बंडल्स बनाए जाते हैं। ये इसलिए जानकारी की जरूरत है क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है किसानों को लेकर जिस मॉडल का जवाब सरकार नहीं देगी, सरकार इस पर खामोशी भरेगी। और सरकार जब जब जिक्र कर रही है कि कोई इससे पहले कांग्रेस ने ऐसा नहीं सोचा था, आज तो उन्होंने बाकायदा पत्र निकाले, शरद पवार ने यह कहा था, मुलायम सिंह ने यह कहा था, कांग्रेस ने यह कहा था। जिस वक्त ये सारे लोग कह रहे थे मंडी के बारे में, जिस वक्त ये सारे लोग कह रहे थे इस देश के भीतर में एमएसपी को लेकर, उस वक्त अरुण जेटली क्या कह रहे थे, उस वक्त मुरली मनोहर जोशी क्या कह रहे थे, उस वक्त राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे, उस वक्त सुषमा स्वराज क्या कह रही थी, ये भी तो बताना चाहिए। यानी जब विरोध में रहते हैं तो किसान के हक में रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें आप बांटिएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और दूसरे पार्टी आपको बहुत हिमायती लगेंगे। इसीलिए जो किसानों का आंदोलन है, ये किसानों के आंदोलन को देखिए, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया किसानों ने नहीं जोड़ा। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं की साख बची ही नहीं है। यह कहना दूभर सवाल है, क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता जिन्होंने संभाली हुई है उनकी साख है क्या? हमें लगता है जिस दिन सत्ता चली जाएगी उस दिन ये सवाल जवाब हो जाएंगे। आप कहेंगे साख रहती है तभी तो सत्ता रहती है। हम तो उसके गिमिक्स बतला रहे हैं कि अब सत्ता सिर्फ साख से नहीं बनती है, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए कुछ पूंजी चाहिए, उसके लिए कुछ दागदार उम्मीदवार चाहिए, उसके लिए जाति कम्बिनेशन आनी चाहिए, उसके जरिए मोलतोल करना आना चाहिए, उसके जरिए खरीद फरोख्त विधायकों की कैसे होती है और सांसदों को कैसे ईडी और आईटी के रेड के जरिए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जो कहीं इस इकोनॉमी में फिट नहीं बैठती हैं, इस डेमोक्रेसी में फिट नहीं बैठती है। लेकिन इस देश का सच है। सवाल यह है कि अगर यह मॉडल है तो इस मॉडल के समानांतर का मॉडल क्या होगा इस देश के भीतर में? हमको लगता है एक आरबीआई पर नजर डालिए। आरबीआई को जिन चीज़ों को संभालना था उसने उन चीज़ों को तहस नहस कर दिया। सवाल सिर्फ बैंकिंग सिस्टम का नहीं है। IL&FS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, 95,000 करोड़ के नुकसान में होते होते वह डूब गई स्थिति। DHFL, PMC जो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था, यस बैंक था, और अब जब लक्ष्मी विलास बैंक को विदेश किया, इन सारी स्थितियां क्या बतलाती है? ये बहुत साफ तौर पर स्थिति बताती है कि बैंकों को ये आदेश है कि जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई कॉरपोरेट या सरकार के हस्ताक्षर लेकर पैसा लेने के लिए आपके पास आए तो उसको तुरंत पैसा दे दीजिए। किसानों को मत दीजिए, इनको जरूर दे दीजिए। ये लौटाते नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपको कुछ राहत दे देंगे और कुछ आपसे हम आपकी बुक की सफाई करवा देंगे। यानी कोई भी जो कहा जाता है कि कॉरपोरेट लोन बिना कोलेट्रल के नहीं दिया जाता है, वो सब कुछ इस दौर में दिया गया। बैंकों को लोन माफ कैसे करना है इसके लिए सरकार की एडवाइजरी एक रहती है। एडवाइजरी लिखित तौर पे नहीं रहती है, वो मौखिक तौर पर रहती है। यह भी एक समझना चाहिए। जो इस देश के भीतर में किसानों के लिए जो वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, जो कॉरपोरेट्स के जरिए जनाब बनाए जा रहे हैं, आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि रिटेल सेक्टर में आया हुआ एक कॉरपोरेट और वेयर हाउस यानी गोदामों की दिशा में बढ़ता हुआ एक कॉरपोरेट, दोनों ने बैंक से ही लोन लिया। बैंकों में जनता का ही पैसा है और जनता के पैसे से लेकर ये किसानों के लिए गोडाउंस बनाए। सरकार क्यों नहीं बना सकती है? सरकार इसलिए नहीं बना सकती है क्योंकि सरकार क्या देश की नहीं है? ये सवाल पूछना पड़ेगा अब, क्योंकि अगर बैंकों से ही पैसा लेना है तो सरकार पैसा ले और गोडाउंस बनाना शुरू कर दे, वो एफसीआई के अंडर में काम करेंगे। यहां तो खेल उल्टा है, एफसीआई के गोडाउंस भी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने की बात होने लगी है। उल्टा खेल है। इस देश में चेन ऑफ बिजनेस जो बनाया जा रहा है वो कॉर्पोरेट के हाथ में दिया जा रहा है। सरकार अपना सब पल्ला झाड़ रही है। क्यों झाड़ रही है? क्योंकि ध्यान दीजिए, बीजेपी का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो वाजपेयी अडवाणी तक की स्थिति अलग थी, मौजूदा वक्त की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां पे एक व्यक्ति के प्रचार तंत्र पे अगर हर दिन जो खर्च हो रहा है, हमने हर दिन का डाटा आपको नहीं बताया जो आपको बताना चाहिए, क्योंकि हर दिन भी बड़ा जबरदस्त खर्चा होता है। इस देश के भीतर में
प्रधानमंत्री के ऊपर जो खर्च होता है, हर दिन का जो खर्च है, वो हमको इसलिए लगता है हर घंटे का भी खर्च आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रचार में हर घंटे जो खर्च होता है वो तकरीबन 2.5 करोड़ है। हर घंटे खर्च हो रहा है, ये कल्पना के परे। हर सेकंड खर्च हो रहा है प्रचार में, इतना पैसा। इन सब चीज़ों का हम जिक्र जब आपसे कर रहे हैं, अब सवाल यह है कि जब बैंक से ही पैसा लेना है तो कॉरपोरेट क्यों लेगा? इसका मतलब है सरकार बिजनेस करना नहीं जानती है, सरकार डीलिंग करना नहीं जानती है, सरकार के पास कोई बिजनेस चेन नहीं है, सरकार इस देश में पब्लिक सेक्टर और जनता के जरिए चीज़ों को चलाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि कुछ लोगों के हाथ में सारी चीज़ें सौंप दी जाए और उनके से टैक्स लिया जाए, उनसे कमीशन लिया जाए, खुद को बिचौलिए की भूमिका लिया है। यानी जो मंडियों के आड़ती और बिचौलियों की परिस्थिति है, उस सरकार ने अपनी भूमिका इस देश में कैपिटल और जनता के बीच में बिचौलिए की भूमिका में खुद को क्रिएट कर दिया है। यानी एक तरफ कॉरपोरेट और पैसा है, दूसरी तरफ इस देश के जनता और कंज्यूमर है, और इधर से टैक्स लेना है, इधर से टैक्स लेना है, इससे कमीशन लेना है, इनको डराना है, और बीच में खुद एक कमीशन के साथ चीज़ें टिकी हुई है इस गवर्नमेंट की। तो क्या गवर्नमेंट बिचौलिए की स्थिति में आ गई है? गवर्नमेंट क्या कमीशन लेकर चलने लगी है? हम इसलिए इस बात का भी आपसे जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि बार बार इसका जिक्र होता है कि सब चीज़ तो पहले से चली आ रही है। तो हमको लगता है आज इसका एक डाटा भी आपको और जानना चाहिए, क्योंकि ईयर वाइज जो एनपीए है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे वह सर्विस सेक्टर का, किसी का भी हो, साल दर साल हर चीज़ बढ़ती चली गई है। एग्रीकल्चर की नहीं बढ़ी है, इंडस्ट्री की बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई जितना पैसा दिया जाता है। सर्विस सेक्टर की बहुत तेजी से चली गई। 2013-14 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे, उस समय जो एनपीए था वह 2,27,000 करोड़ था, जो आज की तारीख में 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसका जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण ये नहीं, आज महत्वपूर्ण एक दूसरी चीज़ है। हमें लगता है कि ये आरबीआई का ही डाटा है, इसको आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। कितना पैसा, हम बार बार परसेंटेज बोल देते हैं, आप पैसा देखिए। 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय पैसा दिया गया एग्रीकल्चर को 5,96,760 करोड़ एग्रीकल्चर में दिया गया। एग्रीकल्चर में जब 18-19 तक आते हैं तब पता चलता है कि मोदी गवर्नमेंट ने लगभग 13,25,824 करोड़ दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा है 5 लाख, लगभग 6 लाख करोड़ से बढ़कर दुगना हो गया है, 13,25,824 करोड़। इंडस्ट्री को कितना दिया गया? इंडस्ट्री को मनमोहन सिंह के दौर में दिया जा रहा था 13,31,000 करोड़, और मोदी गवर्नमेंट में 18-19 जो साल है उसमें दिया गया 33,04,000 करोड़। सर्विस सेक्टर को मनमोहन सिंह के पीरियड में दिया जा रहा था 19 लाख करोड़, अब दिया जा रहा था 33.5 लाख करोड़। यह एक अंतर है। दूसरा है कि जो बैंक पैसा देता है वो कितना पैसा देता है। मनमोहन सिंह के पीरियड में बैंक ने जो पैसा दिया वह लगभग 46 लाख करोड़ रुपया अलग अलग सेक्टर को सबको बांटा, जिसमें हमने आपसे जिक्र किया एग्रीकल्चर को लगभग 6 लाख करोड़ पड़ा इस 45 लाख करोड़ में से। इस वक्त में लगभग 102 लाख करोड़ रुपए 18-19 में बैंकों से पैसा दिया गया, जिसमें सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए, 13,25,000 जो है वो एग्रीकल्चर को दिया गया। बाकी पूरा का पूरा जो लगभग 67-68-69 करोड़ बनता है, ये लगभग पूरा इंडस्ट्री और सर्विस को, ये तो पैसा दिया गया। लेकिन यहीं से सवाल होता है, पैसा लौटाता कौन है? यहां पर भी किसान ईमानदार रहा, किसान ने पैसा ज्यादा से ज्यादा लौटाया। इसीलिए जो एनपीए बना किसान का, मनमोहन सिंह के पीरियड में 33,000 करोड़ का एनपीए था, जो आज की तारीख में बढ़कर 95,000 करोड़, 18-19 का हम डाटा दे रहे हैं जो रिजर्व बैंक का डाटा है, 95,000 करोड़ का हुआ। इंडस्ट्री का मनमोहन सिंह के दौर में 94,000 करोड़ था, जो आज बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ हो गया। सर्विस सेक्टर उस पीरियड में लगभग 80 लाख करोड़ था, 80,000 करोड़ था, जो आज बढ़कर लगभग 2.25 लाख करोड़ हो गया। इस तेजी से पैसा बैंकों से गया और ये लौट के नहीं आता है। ये रेफरेंस है कि आप जब पैसा देते हैं, आपने इंडस्ट्री को दिया 33 लाख करोड़ रुपया, इंडस्ट्री ने पैसा वापस ही नहीं किया, 6 लाख करोड़ रुपया अपने पास बचा लिया। एग्रीकल्चर में आपको इतना डिफरेंस उस रूप में नहीं मिलेगा। यह एक पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति जो सबसे नाजुक स्थिति है, इस देश की इकोनॉमी में जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, उन्होंने एग्रीकल्चर से कितना पैसा कमाया और उन्होंने सरकार को कितना पैसा दिया। सिर्फ इन्हीं हिस्से को आज देखिए।
एग्रीकल्चर से कॉरपोरेट की कमाई, ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट एग्रीकल्चर से जिस भी हिस्से में जुड़ा हुआ है, अभी कम क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, कई जगहों पर इस देश के भीतर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, गोडाउन्स काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है, यूरिया बेचा जा रहा है, बीज बेचे जा रहे हैं, कॉरपोरेट कर रहा है। कॉरपोरेट की कमाई जो है वह अगर किसानों के जरिए जो कमाने की परिस्थिति में है वह तकरीबन 2 लाख करोड़ की आती है, तो वह सरकार को रिटर्न के तौर पर इस देश के भीतर में अलग अलग मदों से देते हुए वह सरकार को जो देते हैं वह पिछले तमाम दौर में सबसे ज़्यादा है। 2 लाख करोड़ हमने पूरे एक लंबा पीरियड लिया है, लंबा पीरियड का मतलब 6 साल का पीरियड लिया है, जो जब शासन व्यवस्था है मौजूदा वक्त की तब की। इस 6 साल में अगर 2 लाख करोड़ का लाभ हुआ है तो लगभग इसमें से 90,000 करोड़ रुपया सरकार को डंप कर दिया गया, दे दिया गया। यह एक साइकिल है। इस साइकिल की नब्ज को पकड़ने के लिए हर उस क्षेत्र को देखना होगा जहां बेरोजगारी है, जहां उत्पादन ठप पड़ा है, जहां कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं है, जहां पे नौकरशाह खामोशी से सरकार की बात मानने को मजबूर है। एक बात आखिरी में समझ लीजिए, इस देश के भीतर में राजनीतिक दलों की साख बिल्कुल नहीं बची है। इसीलिए किसान का यह आंदोलन तब तक प्योर है, तब तक सही है जब तक कोई राजनीतिक दल इसमें ना वो जुड़ने दे। और इस देश में आंदोलन से आंदोलन जुड़ते चले जाएं, क्योंकि अगर बेरोजगारी का आंदोलन है, जो एजुकेशन करने वाले छात्र उनके सामने जो अब संकट आ रहा है, ये जब चीजें जब कलेक्ट होंगी और जब पॉलिटिकल वैक्यूम रहेगा तो नेता उनमें से बीच में से निकलेगा। नेता निर्धारित मत कीजिए कि आज एक्स नेता है, देखिए वो सड़क पर निकल आया परसों, क्योंकि चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, सभी ने इस देश में एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया है। सभी ने इस देश की इकोनॉमी को हर लहजे में अपने तौर पर किया है, एक्सप्लॉइट किया है, पैसा कमाया है, और पॉलिटिक्स इस देश की महंगी होती चली गई है। क्या यह आंदोलन इस दिशा में धीरे धीरे बढ़ सकता है कि इस देश में किसी भी इलेक्शन में 0 बजट रहेगा, खर्चा नहीं किया जाएगा? यहां तो खेल उल्टा है। बजट पेश करते समय बताया जाता है हमको चुनाव कराना है तो इतना पैसा खर्च होगा, इलेक्शन कमीशन कहता है हमको और पैसा चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री कहती है हमको और पैसा चाहिए। ये सारी चीजें जुड़ती चली जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है लॉ भी सत्ता के लिए काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भी सत्ता के लिए काम कर रहा है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी या तो चुप्पी बरत लेता है या फिर कहता है उसे तो पता ही नहीं है कि इस देश के नागरिकों के निजी अधिकार और इस देश के अधिकार के भीतर में उसकी अपनी जो सोच है उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कमाल की सोच है ये। हम एक ऐसी, इसीलिए इस आंदोलन की महत्ता इस देश के इम्तिहान के साथ जुड़ गई है, क्योंकि एक तरफ मोदी मॉडल है जिसे सिर्फ पूंजी चाहिए, दूसरी तरफ भारत को क्रिएट जो बनाया गया उसमें हर संस्थान, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज को बनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, पीएसयूज को क्रिएट किया गया, जो भी चीज़ें इस दौर में क्रिएट की गई, सारी चीज़ों को अगर आप बेच दीजिएगा और पैसा आपके पास आते चला जाएगा तो इसका मतलब है कि आप नागरिकों को लेकर जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सत्ता नहीं चला रहे हैं क्या? ये सवाल तो होगा। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में उठना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो आजकल नहीं लेता है। और इस देश में क्या चाहिए आपको, तय कीजिए। एक तरफ किसान के संघर्ष से निकली हुई जमीन है, दूसरी तरफ एक मोदी मॉडल है जिसके भीतर से गुजरात निकला हुआ था, और ये एक नई परिस्थितियों के साथ देश के सामने इम्तिहान के साथ आकर खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।